So hello my students, I'm back with another video. So इस लेक्चर में मैं कवर करने वाली हूँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के. तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें. ओके सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन के बारे में. देन एलर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. देन उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटो इम्यूनिटी के बारे में. ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में थोड़ा सा बता चुकी हूँ आपको कि प्रिंसिपल इसका क्या होता है. बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम. ठीक है, आप पहले तो ये जानिए कि ये बेस्ड होता है हमारी मेमोरी पर. ठीक है, इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन और inactivated or weakened pathogen are introduced into our body. क्या होता है हमारी बॉडी में? तो या तो डेड या तो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव या वीक पैथोजन डाला जाता है जो हमें डिसीज कॉज कर सकता है. ठीक है, फिर हमारी बॉडी क्या होती है, उसके वो वीक होता है तो हमारी बॉडी उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेती है और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो होती है वो एंटीबॉडी बना लेती है. ठीक है, और उसके बाद हमारी बॉडी को कोई भी मतलब हार्म नहीं होता है. फिर जब नेक्स्ट टाइम पर अगर वो पैथोजन हमारी बॉडी इनकाउंटर करेगा तो जो बनी हुई एंटीबॉडीज़ है ना, तो वो पहले से ही जो बनी हुई है वैक्सीनेशन की वजह से वो उस पर अटैक करेंगी. जब वो उस पर अटैक करेंगी तो वो पैथोजन है वो किल हो जाएगा. तो ये होता है कॉन्सेप्ट वैक्सीनेशन का. ठीक है, अब ये मेमोरी पर क्यों बेस्ड था? क्योंकि पहले वैक्सीनेशन हुआ तो वीक आया था लेकिन उसकी कह सकते हैं शक्ल तो वही थी ना. फिर चाहे वो दोबारा ही क्यों ना है, हम तो उसे पहचान लेंगे. तो ये कॉन्सेप्ट होता है वैक्सीनेशन का. सब देखते हैं. सेकेंड पॉइंट, द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड in the body against these antigen would neutralize the pathogen agent during actual infection. ये तो वैक्सीनेशन का था कि वो डेड आया और हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ली. अब लेकिन जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा, जब वो रियल वाला आएगा, बिल्कुल पावरफुल मोड का आएगा ना, तब हमारी बॉडी जो होगी, जो एंटीबॉडीज जो बनी हुई होंगी उसके अगेंस्ट द एंटीजेन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजन. तो न्यूट्रलाइज कर देगी पैथोजन को और हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाएगी. तो दिस टाइप ऑफ वैक्सीनेशन कॉल्ड एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. मैंने आपको बताया था एक्टिव जो इम्यूनिटी होती है वो टू टाइप्स की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. एंड मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आर्टिफिशियल में वैक्सीनेशन का एग्जांपल आता है. सो आई होप दिस इज क्लियर. इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ सम डेडली माइक्रोब्स, अगर कोई पर्सन है वो सम डेडली माइक्रोब से मतलब इन्फेक्ट हो गया है, ठीक है, तो to which quick immune response is required, then we need to directly injected the performed antibodies or antitoxin. ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, जल्दी से ही बनी बनाई एंटीबॉडीज उसके बॉडी में डालनी होंगी, इंजेक्ट करनी होंगी. ठीक है, अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन. दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन क्या कहलाता है? पैसिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन. मैंने आपको बताया था कि पैसिव इम्यूनिटी भी टू टाइप्स की होती है, जो कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल होती है. नेचुरल में तो हमें पता ही IgA IgG आ जाती है. देन आर्टिफिशियल में आती है सेल इम्यून सेल्स, इम्यून सीरम्स. तो इसमें स्नेक बाइट के केसेस में और टिटनेस के केसेस में हम डायरेक्टली इन्फेक्टेड पर्सन को एंटीबॉडीज होती हैं उसमें इंजेक्ट कर देते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब हम लोग पढ़ते हैं एलर्जी. एलर्जी में क्या होता है? एलर्जी होती है किसी को भी किसी चीज़ से भी हो सकती है. तो बहुत ज़्यादा लोग पैम्परिंग में रहते हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट पोल्यूशन में नहीं जाते, तो हो सकता है कि उनको किसी केस में
डस्ट वगैरह से एलर्जी हो जाए, कुछ लोगों को हो सकता है सनलाइट से एलर्जी हो जाए, वो ज़्यादा उसमें एक्सपोजर में नहीं आते हों। तो तो एलर्जी का कोई एसच अभी टेस्ट वगैरह नहीं हो पाता है, ठीक है। एलर्जी का कोई ये भी नहीं है कि आपको इसी चीज़ से एलर्जी होगी। एलर्जी है तो किसी भी चीज़ से हो सकती है। उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी किसी पर्टिकुलर चीज़ से, पर्टिकुलर पार्टिकल से क्या कह सकते हैं कि सेंसिबल हो जाती है उसको, मतलब हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन शो करती है। हमारी इम्यूनिटी जो होती है, द एग्जीग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। हमारी इम्यून सिस्टम जो होता है वो कुछ एंटीजन या कुछ पार्टिकल से जो होता है, हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स शो करती है, तो हम लोग उसी रिस्पॉन्स में, एलर्जी में सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो उसको ही हम लोग एलर्जी बोलते हैं। द सब्सटेंस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एलर्जेंस। जिन सब्सटेंस से हम लोगों की बॉडी में मतलब शो करती है हमारी इम्यूनिटी कुछ रिस्पॉन्स, जिनसे हमें एलर्जी होती है, उनसे क्या कहते हैं, एलर्जेंस। एंटीबॉडी प्रोड्यूस कौन सी इम्यूनिटी, तो इम्यून तो सिस्टम तो रिस्पॉन्स कर रहा है, पर कौन सी एंटीबॉडी कर रही है उस इम्यून सिस्टम में, वो होती है IgE टाइप की जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। एलर्जेंस जो होते हैं, एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइट्स एंड डस्ट, पॉलन, एनिमल डेंडर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सिम्टम्स हो सकते हैं जब डस्ट में जाते हैं, एक्सपोजर होता है तो स्नीजिंग होती है, वाटरी आइज हो सकती है, रनिंग नोज हो सकता है, एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ऑल्सो। Then allergy is due to release of chemical like histamine and serotonin. एलर्जी जब हमें किसी चीज़ से हो जाती है, जैसे कि कोई भी सिम्टम्स तो आ रहे हैं, तो हमारी बॉडी में वो सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, हमारी बॉडी में कुछ केमिकल चेंज होते हैं, तो वो केमिकल चेंज होते हैं, वो किसकी वजह से हो जाते हैं, जो हिस्टामिन और सेरोटीन दो केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं फ्रॉम द मास्ट सेल से ये दो केमिकल रिलीज होते हैं। देन टेस्ट क्या होता है, द पेशेंट इज एक्सपोज टू और इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस एंड द रिएक्शन इज स्टडीड। जैसे कि किसी को एलर्जी है, पता नहीं उसे किस चीज़ से एलर्जी है, तो क्या होता है, उसको पॉसिबल मतलब 2-3 चीज़ें हैं, तो उससे उसका एक्सपोजर करवाया जाता है और विद अ स्मॉल डोज, एंड देन उसके बाद जो भी रिएक्शंस होती हैं उसकी बॉडी में, उनको स्टडी किया जाता है फर्दर, और फिर प्रॉपर रिपोर्ट तैयार की जाती है। ड्रग्स कौन से दिए जाते हैं, आप देखिए हिस्टामिन निकल रहा है तो एंटी हिस्टामिन ड्रग दे देंगे, देन एड्रेनालिन दे देंगे। एग्जाम्पल क्या होता है, अस्थमा, जैसे कि सिम्टम में ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आया ना, तो ये अस्थमा में भी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, ये एक बहुत एलर्जी, ये भी एक एलर्जी होती है, और अगर ये कुछ इसका इलाज नहीं करवाया, कुछ हुआ, तो ये इन केसेस में सीवियर भी हम लोगों को केसेस मिल सकते हैं। सो अब हम लोग पढ़ते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड फॉरेन मॉलिक्यूल और फॉरेन बॉडीज। हमारी बॉडी जो होती है बहुत होशियार होती है, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स में डिफरेंस करना जानती है, वो जानती है कौन मेरा अपना है और कौन मेरा अपना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी की एक बहुत अच्छी स्पेशलिटी होती है। फिर क्या होता है, समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक और अननोन रीजन द बॉडी अटैक सेल्फ सेल। कभी कभी कुछ हमारी जो लिविंग स्टाइल होता है उसकी वजह से, और हमारी कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, कोई भी रीज़न ऐसा हो सकता है कि जो हमारी बॉडी है वो सेल्फ सेल्स को ही मार देती है, सेल्फ सेल्स पर ही अटैक करती है, उसे लगता है कि ये मेरे सेल्स नहीं है, ये कोई और सेल्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ केसेस में हो जाता है, तो दिस रिजल्ट इन अ डैमेज टू द बॉडी। अब जब आप खुद को ही आप हार्म करेंगे तो क्या कुछ डैमेज ही तो होगा ना, तो दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी एंड कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसीज। मतलब ये इम्यूनिटी के वजह से हो रही है, और खुद ही हम लोग खुद ही हमारी खुद की सेल्स हमारी बॉडी को डैमेज कर रही हैं, तो क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून डिसीज, ठीक है। इसका अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज रूमेटाइड अर्थराइटिस इज ड्यू टू दिस इफेक्ट, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। प्लीज
अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।